रतन टाटा की प्रेरणादायक कहानी। सन 1937 की 28 दिसंबर की ठंडी सुबह भारत के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था रतन टाटा। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा एक दिन भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में गिना जाएगा। रतन टाटा का जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। जब वे लगभग 10 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता अलग हो गए। इस घटना ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने किया। उन्होंने रतन को अनुशासन, सादगी और दूसरों की मदद करने की सीख दी। रतन बचपन से ही शांत स्वभाव के थे। उन्हें किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना और मशीनों के बारे में जानना पसंद था। वे हमेशा सोचते थे कि ऐसी चीजें बनाई जाएं जो आम लोगों का जीवन आसान बना सके। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के स्कूलों में की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से वास्तुकला, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके सामने विदेश में शानदार नौकरी के अवसर थे, लेकिन उन्होंने अपने देश लौटकर परिवार के उद्योग से जुड़ने का फैसला किया। भारत लौटने पर उन्हें कोई ऊंचा पद नहीं दिया गया। उन्होंने सबसे पहले टाटा समूह की फैक्ट्रियों में एक सामान्य कर्मचारी की तरह काम किया। वे मशीनों के बीच काम करते, मजदूरों के साथ भोजन करते और उनकी समस्याओं को समझते थे। उनका मानना था कि एक अच्छा नेता बनने से पहले जमीन से जुड़ना जरूरी है। यहीं से शुरू हुई उस इंसान की यात्रा जिसने आगे चलकर न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि ईमानदारी, सादगी और इंसानियत की मिसाल भी कायम की। भारत लौटने के बाद रतन टाटा को किसी बड़े कैबिन या आलीशान कार्यालय में नहीं बैठाया गया। उनकी शुरुआत हुई टाटा समूह की एक फैक्ट्री से, जहां वे आम कर्मचारियों के साथ काम करते थे। सुबह जल्दी फैक्ट्री पहुंचकर वे मशीनों के बीच घंटों काम करते। कई बार उन्हें गर्म भट्टियों के पास खड़ा रहना पड़ता, लोहे की चादरें उठानी पड़ती और मजदूरों के साथ पसीना बहाना पड़ता। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वे मालिक के परिवार से हैं। उनका मानना था कि जो व्यक्ति कर्मचारियों की मेहनत को समझता है, वही सही मायनों में नेतृत्व कर सकता है। धीरे धीरे उनकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे टाटा समूह में होने लगी। वे हर समस्या को ध्यान से सुनते और उसका समाधान खोजने की कोशिश करते। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सादगी और सीखने की इच्छा। कुछ वर्षों बाद उन्हें टाटा समूह की एक संघर्ष कर रही कंपनी की जिम्मेदारी दी गई। कंपनी घाटे में थी और बहुत से लोगों को लगता था कि इसे बचाना मुश्किल है, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने नई योजनाएं बनाई, कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाया और धीरे धीरे कंपनी फिर से आगे बढ़ने लगी। उनकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि वे केवल एक उद्योगपति परिवार के सदस्य नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और दूरदृष्टि से आगे बढ़ने वाले नेता हैं। इसी बीच टाटा समूह के वरिष्ठ नेताओं की नज़र भी उन पर पड़ी। उन्हें महसूस हुआ कि यह युवा भविष्य में पूरे समूह का नेतृत्व कर सकता है। लेकिन आगे की राह आसान नहीं थी। जब रतन टाटा को टाटा समूह का अगला प्रमुख बनाने की बात उठी, तो कई लोगों ने इसका विरोध किया। कुछ लोगों को लगता था कि वे इतने बड़े समूह को संभाल नहीं पाएंगे। रतन टाटा ने किसी से बहस नहीं की। उन्होंने केवल एक बात कही, मैं अपने काम से जवाब दूंगा। यही वाक्य आगे चलकर सच साबित हुआ। समय बीतता गया। रतन टाटा अपनी मेहनत, ईमानदारी और दूरदर्शी सोच से लगातार आगे बढ़ते रहे। टाटा समूह के वरिष्ठ अधिकारियों को अब विश्वास होने लगा था कि भविष्य का नेतृत्व भी है वही कर सकते हैं। सन 1991 भारत के लिए भी एक ऐतिहासिक वर्ष था। देश आर्थिक बदलावों के दौर से गुजर रहा था। उसी समय टाटा समूह के महान नेता JRD टाटा ने चेयरमैन पद छोड़ने का निर्णय लिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी चुना। लेकिन यह फैसला सबको पसंद नहीं आया। टाटा समूह की कई बड़ी कंपनियां लगभग स्वतंत्र रूप से काम करती थीं।
कुछ अनुभवी अधिकारी मानते थे कि रतन टाटा अभी इतने बड़े समूह का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है। कई लोगों ने उनके फैसलों पर सवाल उठाए और उनका विरोध भी किया। रतन टाटा ने किसी से टकराव का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने धैर्य रखा और एक एक कंपनी से बातचीत शुरू की। उनका सपना था कि टाटा समूह की सभी कंपनियां एक साझा पहचान के साथ आगे बढ़ें और दुनिया भर में भारतीय उद्योग का नाम रोशन करें। उन्होंने नई तकनीक अपनाने, गुणवत्ता बढ़ाने और ग्राहकों का विश्वास जीतने पर जोर दिया। धीरे धीरे टाटा समूह में बड़े बदलाव आने लगे। अलग अलग कंपनियां एक मजबूत परिवार की तरह काम करने लगी। रतन टाटा का मानना था, अगर आपको आगे बढ़ना है तो बदलाव से डरना नहीं चाहिए। उनकी सोच का असर जल्द ही दिखाई देने लगा। टाटा समूह ने भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। विदेशी कंपनियां भी अब टाटा समूह को गंभीरता से लेने लगी थी। लेकिन रतन टाटा का सबसे बड़ा सपना अभी बाकी था। वे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि एक भारतीय कंपनी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े ब्रांड खरीद सकती है। यही सपना आगे चलकर इतिहास रचने वाला था। अगले भाग में हम जानेंगे कि रतन टाटा ने विदेशी कंपनियों को कैसे खरीदा और कैसे टाटा समूह एक वैश्विक पहचान बन गया। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद रतन टाटा का लक्ष्य केवल भारत में सफल होना नहीं था। उनका सपना था कि टाटा समूह दुनिया की सबसे सम्मानित कंपनियों में शामिल हो। उस समय बहुत से लोगों का मानना था कि भारतीय कंपनियां केवल अपने देश तक ही सीमित रह सकती हैं। लेकिन रतन टाटा की सोच अलग थी। वे कहते थे, अगर हमारे उत्पाद अच्छे हैं और हमारी नीयत साफ है तो पूरी दुनिया हमारा बाजार बन सकती है। इसी सोच के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम बढ़ाने शुरू किए। सबसे पहले टाटा समूह ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया। यह उस समय एक ऐतिहासिक सौदा था, क्योंकि पहली बार किसी बड़ी भारतीय कंपनी ने एक प्रसिद्ध विदेशी ब्रांड को खरीदा। इसके बाद रतन टाटा यही नहीं रुके। उन्होंने स्टील के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया। कोरस ग्रुप के अधिग्रहण ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया। अब दुनिया समझने लगी थी कि भारतीय कंपनियां भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती है। इन बड़े फैसलों में जोखिम भी था। कई विशेषज्ञों ने कहा कि यह बहुत महंगा सौदा है और नुकसान हो सकता है। लेकिन रतन टाटा का विश्वास था कि लंबी अवधि में ये फैसले टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इन सफलताओं के बाद दुनिया भर में टाटा समूह की पहचान और मजबूत हो गई। अब टाटा केवल भारत का नाम नहीं था, बल्कि एक वैश्विक भरोसे का प्रतीक बन चुका था। लेकिन रतन टाटा के जीवन का सबसे चर्चित सपना अभी बाकी था। एक ऐसी कार बनाना जिसे एक सामान्य भारतीय परिवार भी खरीद सके। यही सपना आगे चलकर टाटा नैनो के रूप में दुनिया के सामने आया और इतिहास बन गया। एक दिन रतन टाटा अपनी कार से सफर कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनके मन को गहराई से छू लिया। एक छोटे से स्कूटर पर पूरा परिवार सफर कर रहा था। पिता स्कूटर चला रहे थे, आगे एक छोटा बच्चा खड़ा था, पीछे मां बैठी थी और उसकी गोद में दूसरा बच्चा था। बारिश शुरू हो चुकी थी, सड़क फिसलन भरी थी और वो परिवार किसी तरह संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहा था। रतन टाटा सोचने लगे, क्या भारत के मध्यम वर्ग के लिए ऐसी कार नहीं बनाई जा सकती जो सुरक्षित भी हो और किफायती भी। यहीं से जन्म हुआ एक बड़े सपने का। उन्होंने अपनी टीम से कहा कि वे ऐसी कार बनाएं जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए के आसपास हो। उस समय बहुत से विशेषज्ञों ने कहा कि यह असंभव है। उनका मानना था कि इतनी कम कीमत में सुरक्षित कार बनाना संभव नहीं है। लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। इंजीनियरों की टीम ने दिन रात मेहनत की। हर पुर्जे पर नए तरीके से काम किया गया। लागत कम रखने के लिए कई नए डिजाइन और तकनीकी समाधान अपनाए गए, लेकिन सुरक्षा और गुणवत्ता से समझौता न करने की कोशिश की गई। आखिरकार कई वर्षों की मेहनत के बाद दुनिया के सामने आई टाटा मोटर्स की नई कार टाटा नैनो।
जब नैनो लॉन्च हुई तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। इसे दुनिया की सबसे किफ़ायती कारों में से एक माना गया। लाखों लोगों ने इसे भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक माना। हालांकि बाद के वर्षों में नैनो व्यावसायिक रूप से वैसी सफल नहीं हो सकी जैसी उम्मीद की गई थी। इसके पीछे कई कारण थे। ग्राहकों की बदलती पसंद, बाजार की प्रतिस्पर्धा और कार की छवि से जुड़ी चुनौतियां। फिर भी रतन टाटा ने इसे कभी असफलता नहीं माना। वे कहते थे, अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो सफलता और असफलता दोनों की संभावना रहती है, लेकिन कोशिश न करना सबसे बड़ी असफलता है। नैनो भले ही बाजार में लंबी दौड़ न जीत सके, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि बड़े सपने देखने और उन्हें सच करने का साहस ही किसी व्यक्ति को महान बनाता है। साल 2008 पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी। बड़ी बड़ी कंपनियां संकट में थीं। ऐसे समय में रतन टाटा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ब्रिटेन की दो प्रतिष्ठित लग्जरी कार ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही थी। उस समय ये ब्रांड अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर कंपनी के स्वामित्व में थे। कई विशेषज्ञों ने कहा, यह सही समय नहीं है। इतनी बड़ी विदेशी कंपनी खरीदना बहुत जोखिम भरा होगा। लेकिन रतन टाटा ने केवल वर्तमान नहीं देखा, उन्होंने भविष्य देखा। लंबी बातचीत और महीनों की तैयारी के बाद टाटा मोटर्स ने लगभग 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। उस समय कई लोगों ने इस फैसले की आलोचना की। कुछ ने कहा कि भारतीय कंपनी इतने बड़े वैश्विक ब्रांड को संभाल नहीं पाएगी। रतन टाटा ने शांत होकर अपनी टीम से कहा, हमें इन ब्रांडों को बदलना नहीं है, बल्कि इन्हें और बेहतर बनने में मदद करनी है। उन्होंने इंजीनियरों, डिजाइनरों और कर्मचारियों पर भरोसा किया, उत्पादन, गुणवत्ता और नई तकनीक पर निवेश जारी रखा। धीरे धीरे जैगुआर और लैंड रोवर फिर से मजबूत होने लगे। कुछ ही वर्षों में ये दोनों ब्रांड फिर से मुनाफा कमाने लगे और टाटा मोटर्स की वैश्विक पहचान और भी मजबूत हो गई। इस सफलता ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया, भारत की कंपनियां केवल दुनिया से सीख ही नहीं सकती, बल्कि वैश्विक ब्रांडों का सफल नेतृत्व भी कर सकती हैं। लेकिन रतन टाटा की सबसे बड़ी पहचान केवल एक सफल उद्योगपति होना नहीं थी। वे अपनी सादगी, विनम्रता और समाज सेवा के लिए भी जाने जाते थे। उनका मानना था, व्यापार का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज के जीवन को बेहतर बनाना भी है। यही सोच उन्हें करोड़ों लोगों के दिलों में एक अलग स्थान दिलाती है।